गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ राजू शर्मा। और आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर फॉर क्लास 11 के लिए। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जो क्लास 11 में पढ़ाए जाते हैं और जो मेंस और एडवांस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बच्चों हम लोग का जो मेन पर्पस है यहाँ पर वो पर्पस है कि हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक के लेवल के हर एक टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करना। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखना कि आप लोग को जो भी लेक्चर यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है, उसको रेगुलरली आपको रिवाइज करना और जो भी डीपीपी प्रोवाइड कराया जाएगा या जो भी टेस्ट है उसको रेगुलरली, कि देखो चीजों को अगर आप शेड्यूल से करते हो या डिसिप्लिन से करते हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से आता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को जो चीज बताया जाए, जिस तरीके से बताया आप उसको फॉलो करो। सिर्फ इस बात को ध्यान रखो कि जो चीज पढ़ाई जा रही जिस ऑर्डर में वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्लास 11 का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक एक ऐसा टॉपिक है जो आगे भी बहुत सारे चैप्टर में यूज होने वाला है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, आपको बाइनोमियल हो गया और खासकर कैलकुलस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर में यूज होगा, इसलिए आप लोग के लिए क्वाड्रेटिक को समझना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग का मेन यहाँ पर मकसद ये है कि हम लोग यहाँ पर हर चीजों को बहुत माइन्यूट लेवल पर समझे और उसको हम एक एडवांस लेवल तक चले जाए ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसको क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है। क्लास 10th का भी पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जहां पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रूट्स निकालते हैं, ये सब चीजें पढ़े। तो हम लोग यहाँ भी हम फिर से उसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे बेसिक से, ताकि आप लोग का एक रिविजन हो जाए और चीजों को समझने में आसानी भी होगी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हम लोग बहुत ही बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं कि भाई इसका डेफिनेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, या एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं, या रूट्स उसका कैसा होता है। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। बच्चों ये एक ऐसा चीज है जो आप क्लास 8 से ही पढ़ते आते हो, इसलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं होती है। एक्सप्रेशन वर्ड क्या होता है, तो भाई एक्सप्रेशन एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। कब? जब हम कोई स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं और उस स्टेटमेंट में अगर हम वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो हम लोग कोई भी एक्सप्रेशंस लिखते हैं, ठीक है, और उसमें अगर हम लोग वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ठीक है, या अगर हम लोग यहां पर कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 3, तो आप अगर ध्यान से देखो तो जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसमें मैंने एक वेरिएबल यूज किया हुआ है x, मैंने कांस्टेंट यूज किया हुआ है 3, मैं यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ प्लस। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग का ये एक क्या डिफाइन कर रहा है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिफाइन कर रहा है जो वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेटर से बना होता है। तो चीजों को हम लोग को यहाँ बेसिक से समझना है। तो हम क्वाड्रेटिक की जब बात करते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक होगा, तो ये ध्यान रखो कि कोई भी चीज एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, ये उसकी डिग्री पे डिसाइड होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जो डिग्री है वही एक्चुअल में उसके हर एक चीज को डिफाइन करता है। अगर आप देखोगे नेचर ऑफ रूट्स की बात करें, नंबर ऑफ रूट्स की बात करें, उसके ग्राफ की बात करें, ये सारा का सारा चीज उसके डिग्री पे डिपेंड होता है। इसलिए हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डिफाइन करें तो जो भी एक्सप्रेशन लिखे उसमें हम लोग डिग्री क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। यानी कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लिख रहे हो, खासकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जहां पर डिग्री 2 हो जाए उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और जब हम लिखेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो यूज करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर A, B और C जो लिखा है ना वो कांस्टेंट है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये कांस्टेंट जो होता है ये रियल होगा, इमेजिनरी होगा। तो बच्चे इस बात ये ध्यान रखना, क्लास 10 तक जो आपको पढ़ाया जाता है उसमें तो हमेशा हम लोग कांस्टेंट रियल लेते हैं, लेकिन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं ऐसा कि हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखने में रियल कांस्टेंट ही यूज करें। इसलिए ये ध्यान रखना कि ABC कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जब मैंने कह दिया तो आपके माइंड में जरूर ये डाउट आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर सर क्या होता है। तो बच्चों अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको बस इतना ही समझना है कि एक ऐसा सिस्टम
जिसमें इमेजिनरी और रियल सिस्टम दोनों आते हैं, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहते हैं। आगे हम इसको बहुत डिस्क्रिप्टिव में पढ़ने वाले भी हैं, तो बस ये ध्यान रखना कि एबीसी जो कांस्टेंट है वो हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अगर हम चाहे तो 3 भी ले सकते हैं, और अगर हम लोग चाहे तो 3i(x² + 5x + 1 भी ले सकते हैं। तो यहाँ जो 3i है ये एक्चुअल में इमेजिनरी नंबर होता है बच्चों, ये इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इमेजिनरी सिस्टम से आ गया है, और ये हम लोग का रियल सिस्टम। तो हम लोग अपने कांस्टेंट को रियल भी रख सकते हैं और हम लोग यहाँ पर इमेजिनरी भी रख सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर वो ये है कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर हम लेंगे तो वहां पर बी और सी तो आप कुछ भी रखो, डजंट मैटर, बी 0 रखोगे सी 0, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। यहां फर्क क्या पड़ता है, एक चीज पर पड़ता है, और वो है कोफिशिएंट ऑफ x² पर। क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में सर ये इमेजिनरी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, रियल हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा तो इसको 0 अगर ले ले तो क्या होगा, लेट्स सी, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मैंने यहां पर 0 रख दिया, ठीक है, 0 × x² + 5x + 4 दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो आपके माइंड में जरूर एक कंफ्यूजन आएगा कि सर ये 0 × x² ये तो 0 बन गया ना, ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो भाई अगर ये 0 बन गया तो ये क्वाड्रेटिक कहाँ रहा बच्चों, ये तो हम लोग का लीनियर बन चुका है। इसका मतलब जैसे ही आप एक 0 रखते हो तो उसकी डिग्री चेंज हो जाती है, और डिग्री चेंज होने से जो एक्सप्रेशन है उसका नेचर भी चेंज होता है। इसलिए हम कभी भी ए का वैल्यू 0 पुट अप नहीं कर सकते हैं। आप ए को रियल रखो, इमेजिनरी रखो, कुछ भी रखो, डजंट मैटर, बट यहां पर ध्यान रखना है कि 0 नहीं लेना है, ठीक है। और दूसरी चीज x क्या है, तो ये तो भाई हम लोग पहले से भी जानते हैं कि x हम लोग का वेरिएबल ही होता है, क्योंकि जब भी हम लोग वेरिएबल की बात करते हैं हम लोग का माइंड में सबसे पहले स्ट्राइक क्या करता है, x करता है, y करता है। तो यहाँ पर x और क्या है, वेरिएबल का काम। तो यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल लिया गया है, वो एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखो, जैसे 2x² + 3x + 7 √2x² 3x + √7 3i(x² - 2 + 3i(x - 5। तो ये सारे जो मैं लिख रहा हूं इसमें आप कोफिशिएंट पे फोकस करो कि कोफिशिएंट जो मैं लिख रहा हूं वो कोफिशिएंट का नेचर क्या दिख रहा है भाई। यहां पर दिख रहा है ना कि यहां पर रियल है, यहां रूट में दिख रहा है, यहां पे कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। तो आपको बस ये समझना है कि हम यहां पर कोई भी कोफिशिएंट यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइप का, रियल या कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखने वाले है कि x का पावर हर जगह 2 है, इसलिए ये हम लोग का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा चीज है कि भाई कोई भी एक्सप्रेशन अगर इक्वल टू 0 हो जाए वो इक्वेशन बन जाती है। जस्ट लाइक यहां भी जब मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा और उसको इक्वल टू 0 बना दिया तो क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। सो नाउ एक्चुअल में ये टॉपिक का जो मेन पर्पस है वो यही है कि हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन तो एक छोटा पार्ट है जो हम लोग लास्ट में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन पार्ट है ना पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिपेंड है हम लोग का चैप्टर, इसलिए हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस करना है। तो सिंपल सा है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसको 0 बना दे वो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा गया है, हम लोगों ने 2x² + 3x + 7 = 0, √2x² + 3x + √7 = 0 एंड x² + 6 = 0। तो यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है कि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा कैसे जाता है, ठीक है। सॉल्व करने की बात नहीं है, सॉल्व करने की बात हम आगे करेंगे। नेक्स्ट तो जीरोस की बात करते हैं भाई, अब रूट्स और जीरोस की बात करते हैं। देखो रूट्स और जीरोस ऐसा है कि क्लास 10 में पढ़ते आए हो और वहां पर एनसीईआरटी में या बुक्स में यूज करते हैं कि जीरोस क्या होता है, रूट्स क्या होता है, और कंफ्यूजन भी होता है बहुत ज्यादा। क्या होता है कि बच्चे एक्चुअल में डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाते कि सर जीरो क्या कहते हो आप, रूट्स क्या कहते हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये अलग है, और अगर अलग है तो किस मायने में अलग है, किस तरीके से ये अलग होता है, इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, जीरोस जब हम कहते हैं तो जीरोस हमेशा किसी पॉलिनोमियल का होता है, किसी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब हमने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। तो जब भी हम जीरोस की बात करेंगे ना तो एक ही चीज स्ट्राइक होना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल से जुड़ा हुआ है। और पॉलिनोमियल से कैसे जुड़ा है, तो जीरोस का मतलब होता है कि अगर हम x की कोई ऐसी वैल्यू की बात करें जिसके लिए हम लोग का पॉलिनोमियल 0 हो जाए,
तो उसको कहेंगे जीरो। जैसे अगर हम लोग यहां पर एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ये मैंने पॉलिनोमियल लिखा। अब मैंने कहा कि भाई अगर हम लोग यहां पर x की कोई एक वैल्यू पुट कर दें जिससे पी एक्स जीरो हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, जीरो। तो अब अगर यहां पर x की वैल्यू अगर हम यहां वन पुट कर दें तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा भाई, पी ऑफ वन, वन स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, जीरो आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का जीरो, ये हो गया जीरोस। यानी कि जब हम जीरोस की बात करेंगे तो आप बस सोचोगे ये पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, ठीक है, ये बात कर रहा है एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, ठीक। आप बोलोगे सर तब रूट्स क्या होगा, रूट्स होता है इक्वेशंस। मतलब अगर मैंने आपसे कहा एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो जब मैं ये कहूंगा कि एक्स की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब होगा कि एक्स का हम रूट की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम एक्स की वैल्यू वन और माइनस वन ले ले तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वैल्यू को जैसे ही आप पुट करोगे तो ये जीरो होगा, LHS इक्वल टू RHS, तो ये वैल्यू कहलाएगी रूट्स, ये वैल्यू कहलाएगी रूट्स। यानी कि जीरो जुड़ा हुआ है पॉलिनोमियल से, एक्सप्रेशन से, और रूट्स जुड़ा हुआ है हम लोग का इक्वेशन से। दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस है कहने की बात है कि भाई जीरोस हम कब यूज करेंगे और रूट्स कब यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कभी भी जीरोस इक्वेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, हमेशा पॉलिनोमियल के लिए या एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे 1 एंड 2, ठीक है, वो इसके जीरोस है क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल है, इसलिए इसके हम जीरोस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम देखें 2, तो हम लोग ये जो लिख रहे हैं ये क्या है भाई, क्या दिख रहा है ये हम लोग को, ये हम लोग का क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है इक्वेशन, इसलिए ये 2 इसका रूट है भाई। ये मत समझना ना कि यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन है इसलिए 2 इसका रूट है, 2 इसका जीरो नहीं है, रूट है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रूट्स और जीरोस को अलग करते हैं। बहुत सी छोटी चीज है, आगे भी आप लोग कहीं कहीं ये करोगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम से आप समझ सकते हैं इस चीज को। नेक्स्ट भाई, जो नेक्स्ट हम लोग क्लास 10 पे पढ़ते थे वहां पर हम लोग देखते थे कि क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व करते थे, है ना, और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे कि भाई एक्स की क्या वैल्यू आ रही है। तो एक्जैक्टली वही काम हम यहाँ भी करने जा रहे हैं, ठीक है, क्लास 10 में, कि किसी भी इक्वेशन का अगर दिया जाए तो मेन पर्पस क्या होता है, सॉल्व करना। किसी भी इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं तो मेरा मेन पर्पस क्या है, सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना। उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पर्पस क्या होगा, सॉल्व करना और उसकी वैल्यूज निकालना। तो अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसके रूट्स क्या मिलते हैं, या तो आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा ही, इस चीज को मैं फिर से रिवाइज भी करा दे रहा हूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक का जो रूट्स आप निकालते हो वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक को अगर आपको रूट निकालना है तो आप ये फॉर्मूला आराम से यूज करो और इसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि यहां पर ये चीजें कैसी आई हैं, तो ये चीजें क्लास 10th में हम लोग को डिराइव करके बताया जाता है, तो इसलिए आपको ये चीज में दिक्कत नहीं होगी, जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो क्वाड्रेटिक का पार्ट स्टार्ट हो रहा है ना, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि भाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, उसके रूट्स क्या होता है, लेकिन जो मेन पार्ट है क्वाड्रेटिक का वो स्टार्ट होता है यहां से, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, और उसके एप्लीकेशन से। तो नेचर ऑफ रूट्स की अगर हम बात करेंगे तो हमारे माइंड में क्या आएगा, जब भी हम नेचर की बात कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि रूट्स कितने कितने तरह के हो सकते हैं। तो एक्चुअल में जब भी हम नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर जितने भी टाइप के पॉसिबल रूट्स हैं, रियल, इमेजिनरी, डिस्टिंक्ट, इक्वल, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, ये सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। मतलब हम लोग देखने कि आखिर किस टाइप के क्वाड्रेटिक में हम लोग को इमेजिनरी रूट मिलेगा, किसके रियल रूट मिलेगा, किस में इक्वल रूट मिलेगा और किस में रैशनल, इरेशनल या हम लोग को इंटीजर रूट मिलेगा। तो बेसिकली है क्या कि हम लोग यहाँ पर छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करेंगे और कंडीशन फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी नेचर ऑफ रूट की हम बात करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है डिस्क्रिमिनेंट।
तो भाई ये वर्ड जो है आप पहले से भी सुने हो क्वाड्रेटिक में, डिस्क्रिमिनांट, और ये हम लोग का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो ध्यान से कि जो हम बात कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक का रूट रियल या इमेजिनरी हो या रैशनल या इरेशनल हो, वो एक्चुअल में सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है। मेन पार्ट काम इसी का है, बाकी एडिशनल कंडीशन हम क्या अप्लाई करेंगे वो अलग चीज है, लेकिन मेन यही है भाई, इसको ध्यान रखना। इसके बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल है, सब चीज इसी के साथ होती है। यही डिसाइड करेगा कि रूट रियल है या इमेजिनरी। अब जब रियल होगा तभी तो आप उसका रैशनल या इरेशनल रूट फाइंड आउट करोगे, यानी कि ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिमिनांट। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनांट पे फोकस करेंगे कि किसी क्वांटिटी का डिस्क्रिमिनांट क्या है, और उसके बाद हम यहां डिसाइड करेंगे कि यहां पर हम लोग को जो रूट्स है वो क्या मिलेंगे। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा हम लोग एक क्वेश्चन है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जिसके रूट्स हम लोग को यहाँ पर फाइंड आउट करने नेचर ऑफ रूट। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे ये जो क्वेश्चन है, या आगे भी इस टाइप के जो क्वेश्चन हम लोग को मिलने वाले हैं, उसके लिए हम लोग को यहाँ पर एक बार डिस्कस करना होगा नेचर ऑफ रूट्स को। तो मैं ये जो क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, इसमें हम लोग एक चीज को पहले डिस्कस कर ले, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स। तो बच्चों जब नेचर ऑफ रूट्स की बात होती है तो ये दो टाइप के रूट्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी रियल रूट्स, और दूसरी कैटेगरी इमेजिनरी रूट। ठीक है, लेकिन रियल या इमेजिनरी की बात करेंगे तो आखिर क्या है जिसके अकॉर्डिंग ये रियल होता है और किस चीज के अकॉर्डिंग इमेजिनरी होता है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सब चीजें डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनांट पर, तो डिस्क्रिमिनांट ही ये बताएगा कि ये रियल या इमेजिनरी है। तो रियल रूट की जब भी हम बात करेंगे तो रियल रूट तब होगा जब हम लोग का डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इमेजिनरी रूट्स की जब हम बात करेंगे तो डिस्क्रिमिनांट वहां पर हो जाएगा लेस देन 0। ठीक है, जब हम लोग रियल रूट की बात कर रहे हैं तो रियल रूट में भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अब देखो कैसे रियल रूट की बात कर रहा हूं, तो रियल रूट में दो चीजें आ गई। अब कि दोनों रूट रियल है तो इक्वल है कि डिस्टिंक्ट है? डिस्टिंक्ट रूट्स और इक्वल रूट्स। अगर डिस्टिंक्ट रूट्स है तो इसके लिए कंडीशन होगा डी ग्रेटर देन 0, और अगर इक्वल रूट है तो होगा डी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो गया नेचर ऑफ रूट्स में कि इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की क्या कंडीशन है, इमेजिनरी रूट। लेकिन सिर्फ यहां तक ही खत्म नहीं होता है, ये अभी बहुत कुछ आगे है। अब मैंने कहा कि रियल है तो उसमें हमारे माइंड में आएगा कि सर ये रैशनल है या इरेशनल, ये कैसे बताएंगे, इसकी भी बात करते हैं। तो रूट्स जब रियल हो जाए तो उसमें अब दो कैटेगरी आ गई, रैशनल रूट्स और इरेशनल रूट्स। अगर मैंने कहा कि कोई क्वाड्रेटिक के रूट्स रैशनल है, इसके लिए डी होगा डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर इरेशनल के लिए डी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब भी जब परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रूट्स तो रैशनल हो गया। अब इसमें भी दो चीजें हैं कि रूट्स रैशनल अगर है तो दो टाइप के रूट मिलेंगे, जैसे 1/2, एक रूट होता है 1/2 और एक होता है 3। ये दोनों रैशनल है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये इंटीग्रल है और ये इंटीग्रल नहीं। यानी कि रूट्स अगर फ्रैक्शनल टाइप के मिले 1/2, 3/4, 5/6, यानी p/q फॉर्म में मिले तो उसका क्या कंडीशन होगा। रूट अगर इंटीग्रल हो तो उसका क्या कंडीशन होगा, ये देखते हैं। तो ये चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं रैशनल रूट्स। और इंटीग्रल, तो जब रूट हम लोग का इंटीग्रल हो जाए तो इसके लिए
हम लोग को कुछ कंडीशन अप्लाई करने पड़ते हैं। जैसे वो कंडीशन है कुछ ये कि जो हम लोग का बी होगा वो एम ए और सी, यानी कि बी जो है वो एक्चुअल में मल्टीपल ऑफ ए होना चाहिए और सी को भी मल्टीपल ऑफ ए आना चाहिए, तब जाके रूट हमारे इंटीग्रल हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब रूट इंटीग्रल है तो डी को परफेक्ट स्क्वायर होना ही पड़ेगा। डी परफेक्ट स्क्वायर है तब हम इसकी बात करेंगे, ना कि आप डायरेक्ट इसकी बात करोगे। डी परफेक्ट स्क्वायर है तो ये कंडीशन अप्लाई करना है, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसकी बात ही हम नहीं करने वाले। ठीक है। दूसरा है कि अगर रूट्स आर p बाई क्यू फॉर्म, अगर ये है तो हम लोग का ये तो चीजें हमने बताई कि ये चीजें अप्लाई करते हैं, लेकिन ये सब चीजें आपको तब समझ में आएगी एग्जैक्टली जब हम उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये चीजें सिर्फ 3 पार्ट है, लेकिन कैसे ये चीज हम लोग लिखते हैं ना, ये आपको समझने के लिए हम लोग को एग्जाम्पल में जाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल में जाएंगे तब ज्यादा इसको हम ज्यादा बेटर में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं इसको इतना ही रखता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज को कंटिन्यू कर देंगे रूट्स को और एग्जाम्पल के साथ। जो चीज मैंने एक्सप्लेन किया है उसको हम लोग फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक आप इस चीज को रिवाइज कर लेना और जो भी टीपीपी प्रोवाइड की जाएगी आप उसको टाइमली बनाना, ताकि हम लोग सिलेबस को टाइमली फिनिश करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए नाइस डे।